यस क्लास 11। बेटा देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा हमारे उसी यूनिट का जिसका हम पहले पढ़े थे। पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनल्स बारे में पढ़ लिया चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में हमने बायोमोलिक्यूल्स जितने भी थे सारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा चैप्टर 10 है और उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। क्या है बेटा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखो अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है। देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न तो जनरली मैं आपको बता दूं, सेल आपको पता है सेल डिवाइड करेगी। एक सेल है, ठीक है, उससे ये से सेल ऑर्गेनल्स है सारे हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इससे यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इससे दो सेल बनेंगे, टू डॉटर सेल बन गए, या बीच में न्यूक्लियस, ये यहाँ पर डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। क्या है? सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो एक सेल से दो सेल बन गए, ये तो हो गया सेल डिवीज़न। क्या हो गया? सेल डिवीज़न। और एक सेल से 4 सेल भी बनती है, 4 सेल जेनेटिक सेल्स में, ठीक है। 1 सेल से कितनी सेल बनती है बेटा? 4 सेल। ये पढ़ेंगे, एक सेल से 2 सेल कौन सी कंडीशन बनती है, एक सेल से 4 सेल कौन सी कंडीशन में बनती है, ठीक है। तो ये होता है जनरली माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, और मियोसिस, मियोसिस जिसमें जेनेटिक रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं मियोसिस, इसको बोलते हैं माइटोसिस। एक सेल से 2 सेल बनना माइटोसिस, एक सेल से 4 सेल बनना मियोसिस प्रोसेस। अभी आप इतना याद रखो। तो सेल डिवीजन तो हो गया, दो तरह का सेल डिवीजन हो गया बेटा। एक तो माइटोसिस हो गया जिसमें एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल, ठीक है, और ये वेजिटेटिव सेल्स में होता है, ठीक। ये जो एक सेल से 4 सेल बनता है इसको हम मियोसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो सेल डिवीजन दो टाइप का हो गया, एक तो माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स कंप्लीट। ये हो गया हमारा सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स की देखिए, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या सेम ही रहती है, ठीक है। अगर यहाँ 23 पेयर है तो इनमें भी 23 पेयर ही रहेंगे, ठीक है। पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अगर 23 पेयर है तो इन डॉटर सेल में भी 23 ही पेयर रहेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। 46 क्रोमोसोम है तो कितने रह जाएंगे? 23, ठीक है। तो यहाँ पर 46 है तो 46 ही कर लो, ठीक है। 46 है तो 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेंगे। डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम रहेंगे। जबकि इस वाले मियोसिस वाले सेल डिवीजन में क्या होता है, अगर इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है मदर सेल में, तो इनके डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो सेल डिवीजन वाला पार्ट तो समझ में आया कि यहाँ सेल डिवीजन दो तरह का हो गया। एक तो हो गया हमारे माइटोसिस, ठीक है, ये हो गया सर मियोसिस, ठीक है। एक टाइप हो गया माइटोसिस, एक हो गया मियोसिस। ये होता है हमारे वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल। ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल। किसमें होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल में। तो ये बात तो समझ में आई सर, ये वेजिटेटिव सेल में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, इसमें एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। दैट्स, ये तो हो गया सेल डिवीजन वाला पार्ट कि सेल कैसे डिवाइड करता है। अब देखो सेल साइकिल क्या होता है, जनरली समझा रहा हूँ। देखो सेल साइकिल क्या होगा, देखो सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन तक एक सेल है, ये सेल है, ठीक है। इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक सेल 2 सेल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। ये डीएनए 2 सेल का फॉर्मेशन कर रही है, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर भी तो करती होगी ना, ठीक है ना भाई। क्रोमोसोम्स के नंबर भी बढ़ा रही होगी, ठीक है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया ये सब इनके भी नंबर बढ़ रहे होंगे, तभी तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इनकी संख्या भी डबल होगी, जब भी तो दोनों सेल्स में ये इसको सप्लाई कर पाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक। तो एक सेल से
मतलब सेल डिवीजन करने वाली है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, तो सेल डिवीजन करने वाली है। इसके लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है ना, अपने आप को तैयार करती है कि वो सेल हाँ यस रेडी टू डिवाइड। तो वो जो इवेंट्स है सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो वो जो इवेंट्स है सेल डिवीजन के लिए, तो वो सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, सेल साइकिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सेल साइकिल कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो सेल अपने आप को सेल डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। और प्रिपेयर करने में जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके सामने, ठीक है, जो स्टेप आ रहे हैं वो सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं बेटा, सेल साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल साइकिल। तो समझ में आया, सेल साइकिल क्या हो रही है, सेल अपना डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। सेल डिवीजन क्या हो गया, सेल डिवीजन में सेल डिवाइड हो गई। चलो ये चैप्टर था, इसकी मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं पहले सेल साइकिल की, किसकी, सेल साइकिल की डेफिनेशन की। तो देखते हैं सेल साइकिल का डेफिनेशन। देखो सेल साइकिल का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome synthesis the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cell is term as सेल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या हो गया था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है ना। मैंने बोला था सारे स्टेप तो हो गए, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है। तो अपने जीनोम को भी डुप्लीकेट करेगा और अदर सेल्स के जो कॉन्स्टिट्यूटेंट है उन सबको बनाएगा एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सारे जो इवेंट्स जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रही है, अपने अदर कॉन्स्टिट्यूट है उनको बना रही है, ठीक है, और लास्ट में जाके एक सेल से दो सेल बन जा रही है, ठीक है। तो उन सारे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें सेल ग्रोथ क्या है, ठीक है, तो ये सेल साइकिल आ गई बेटा, ठीक है। तो देखो कुछ वर्ड है, सेल ग्रोथ अगर हम कहेंगे सेल ग्रोथ क्या है, तो हम कहेंगे सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा। पहले ध्यान रखना कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, मतलब उसका साइटोप्लाज्म अगर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सेल है, ये सेल है, इसका सारा ये क्या कहलाता है बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, सेल ग्रोथ कहलाता है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे मैं बात करूं बेटा, तो डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक है। अब सेल का ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल की एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। देखो क्या कह रही है लाइन, मतलब सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। डीएनए अपना रेप्लिकेट करेगा, एक डीएनए और बनाएगा, ठीक है। तो वो
वो एक स्पेसिफिक स्टेज होती है, वो सारी स्टेज हम पढ़ने वाले हैं कि किस स्टेज में सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब देखो यहाँ पर हो गया डीएनए जो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, एक डॉटर नया जो डीएनए बनेगा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, उसको क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बनेगा वो किस में चला जाएगा बेटा, डॉटर न्यूक्लियाई में, किस में, जो नई सेल बन रही है उसमें चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स में ये टाइम अलग अलग है बेटा, कि सेल साइकिल, एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में ह्यूमंस में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं। कितने, तो हम बात कर रहे हैं टाइम इट्स टेक टू कंप्लीट ए सेल साइकिल ठीक है। अब कितना कितना टाइम लगता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है सेल साइकिल का टाइमिंग। कुछ एग्जांपल है, जैसे अगर आप पूछ ले फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियो, फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियोज 8 मिनट लगते हैं। सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है बेटा, 8 मिनट। अगर हम बात करें यीस्ट टेक्स अबाउट 90 मिनट, कितने लगते हैं बेटा, यीस्ट सेल होती है, ठीक है, तो यीस्ट सेल में कितना टाइम लगता है सेल साइकिल को, 90 मिनट। अगर हम बात करें मेमेलियन सेल्स की हमारी, ठीक है, तो टिपिकली मेमेलियन सेल टेक्स 24 आवर्स, कितने घंटे टाइम करते लगते हैं बेटा, 24 घंटे, ठीक है। अगर हम बात करें लीवर सेल, टेक लीवर सेल की अगर हम बात करें तो लीवर सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, टेक मोर देन 1 ईयर, वो मोर देन ए ईयर, ठीक है ना, 1 साल से भी ज़्यादा लग जाता है लीवर सेल्स को डिवाइड करने में, ठीक है। तो टिपिकल मेमेलियन सेल्स टेक 24 आवर्स, याद रखना, यीस्ट टेक अबाउट 90 मिनट्स, फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियोज 8 मिनट्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम लगता है। चलो ये डाटाज है तो हमें याद करना है। अब सेल साइकिल की बात करते हैं। तो सेल साइकिल की हमने डेफिनेशन देख ली, ठीक है, और सेल साइकिल में किस किस को कितना टाइम लगता है वो देख लिया। अब हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं कि सेल साइकिल बनाना कैसा है, कैसा होता है सर, बता दीजिए। चलो बेटा देखो, सेल साइकिल, ठीक, देखो सेल साइकिल की बात करूं तो उसको सेल साइकिल को 2 फेज में बांट रखा है। कितने फेज में बांट रखा है बेटा, 2। कौन कौन से फेज है, बात करेंगे इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज का पूरा नाम है माइटोसिस फेज। क्या है बेटा, माइटोसिस फेज। देखो मैं पहले आपके एक सेल साइकिल का डायग्राम बना देता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो बेटा, जैसे माना ये सेल साइकिल का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक, ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और ये हो गया हमारा M फेज। क्या हो गया बेटा, M फेज, ठीक।
अब इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक रहने दो, ठीक है। ये तीनों कहलाती है हमारी इंटरफेज। क्या कहलाती है बेटा? ये तो एम फेज हो गई, बाकी ये कहलाती है हमारी इंटरफेज, ठीक है। तो G1S और G2 ये क्या कहला रही है? हमारी इंटरफेज। और ये जो है एक, ये क्या कहला रही है? हमारी माइटोटिक फेज। क्या कहला रही है? माइटोटिक, ठीक है, हो गया बेटा। इसके बाद देखो, अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारी आ जाती है G0। माइटोटिक फेज में एक छोटी सी फेज आ जाती है G0 फेज। इसको क्या बोलते हैं? G0 फेज, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखो, हमने सेल साइकिल को कितने भागों में बांट दिया बेटा? सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया हमने 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 बेसिक फेज। तो हम लिख सकते हैं सेल साइकिल डिवाइड इनटू 2 बेसिक फेज। कौन कौन सी? इंटरफेज और माइटोटिक फेज, एम फेज। इंटरफेज कौन सी होगी? देखो, इंटरफेज में हम फिर कहेंगे 3 फेज होती है। कौन कौन सी होती है? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। कौन सी होती है बेटा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो 3 फेज इंटरफेज में होगी वापस, ये लो, ठीक है। और माइटोटिक फेज में हम बात करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें कौन कौन सी होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें ये 4 होगी, ठीक है। तो इसमें कितनी होती है? 3, 4। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इस तरीके से हम बांट सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेल साइकिल को जनरली बेसिक का हम बात करें तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? इंटरफेज, ठीक है, और एम फेज या माइटोटिक फेज। देखो, एक्चुअली इंटरफेज में क्या होगा? सेल अपने आप को पूरे इंटरफेज में यहाँ से चलकर, देखो इंटरफेज को कितने भागों में बांट दिया? 3, G1S और G2, G1S और G2। तो यहाँ पर तो सेल क्या करेगी? अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करेगी, ठीक है ना, कि यस आई एम रेडी टू डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? सेल अपने आप को इस पेज में, इस पेज में और इस पेज में सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है ना। इनका DNA रेप्लिकेट हो रहा है, इनके जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या है? इसमें हो रहा है, इंटरफेज में। तो सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है। वो जो फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइडेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेज। और अब जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा, G2 फेज इसका लास्ट फेज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है G1S और G2, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये माइटोटिक फेज, एम फेज। यहाँ पर सेल आके डिवाइड कर जाती है, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। इस पूरी स्टेज में जाके एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेज में क्या क्या होता है और एम फेज में क्या होता है। देखो इंटरफेज में क्या होगा बेटा? देखो, ये हो गया एम फेज। एक एम फेज आएगा मतलब सेल डिवाइड हो गई। अब एक सेल डिवाइड होगी तो वापस सेल डिवाइड होगी, उससे पहले क्या जाएगा? इंटरफेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटरफेज की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरफेज की। तो हम सारे पहले हम इंटरफेज को ही समझने वाले हैं। मेटाफेज अभी एम फेज को भूलो, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है? इट इज़ द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। हम कह सकते हैं इट इज़ द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। तो 2 एम फेज के बीच में अगर एक एम फेज आ रहा है फिर वापस एम फेज आएगा, तो उसके बीच में जो स्टेज आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें होगा क्या, देखो मैंने कहा था ना सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी सेल डिवीजन के लिए, तो इसमें हम करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। मैंने कहा था ना देखो सेल ग्रोथ करेगी और डीएनए का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। मेनली इसमें यही काम होता है, याद रखना। इंटरफेस में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। अब पूरा सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम। पूरे सेल साइकिल में 95% टाइम तो किस में लग जाता है, इंटरफेज में ही लगता है, और बाकी 5% में ये एम फेज कंप्लीट हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है ना। तो सेल साइकिल को जैसे अगर हमने कहा कि 24 घंटे लग रहे हैं ह्यूमन सेल्स में, ठीक है, तो लगभग 95% भाग तो किस में लग गया है बेटा, हमारे इसी में लग गया है, ठीक है। लगभग 95 की बात करेंगे तो लगभग 23 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, किस में लग जाएंगे, इंटरफेज में। बाकी का जो टाइम होगा वो एम फेज में होगा। हो गया बेटा, ये बात हो गई। अब हमने इसमें कह दिया कि इसको हमने क्या बोला, ये 3 फेज में इसको डिवाइड किया है। कितनी फेज में डिवाइड किया है, G1, S और G2 फेज। G1 का हो गया गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज। चलो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, G1, S और G2, ठीक है। तो इंटरफेज कंप्लीट हो गया अपना। इंटरफेज में समझ में आ गया ना बेटा क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सेल ग्रोथ होता है और डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एम फेज के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके इंटरफेज के तीनों स्टेज के बारे में पढ़ लेंगे। एम फेज के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और क्रोमोसोम मतलब सेल डिवाइड होगी। इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना, सेल का डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवीजन। एम फेज में क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। चलो तो सेल डिवाइड होगी तो न्यूक्लियर भी डिवाइडेशन होगा, इसका सारा काम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके तीनों फेज के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेज के तीनों फेज कौन कौन से, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरफेज पढ़ रहे हैं बेटा, इंटरफेज। अब इसके 3 स्टेज है, तो G1 स्टेज में क्या होता है सर, G1 फेज में क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो बता दीजिए हमें। तो G1 में क्या होगा बेटा, देखो ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। अगर हम बात करें इंटरफेज की सबसे लंबी कौन है, तो ये है G1 फेज। तो हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। हम बात कर सकते हैं इट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज हो गई, फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है ये, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, इसमें क्या होता है याद रखना, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, सेल में ग्रोथ होती रहती है, क्या होती है बेटा, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, सेल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब देखो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होगा, ठीक है। उससे पहले ये क्या करती है, डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट है इसको डीएनए को रेप्लिकेट होने के, जो भी एंजाइम्स वगैरह चाहिए, उन सब का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या करती है, प्रिपेयर मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। देखो याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है इसमें, केवल सेल्स को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबको प्रिपेयर करती है ये, ठीक है। और क्या होता है बेटा इसमें,
तो याद रखें इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो सिंथेसिस, तो सेल ग्रोथ हो रही है तो सीधी सी बात है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा एंड आरएनए, और क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड जो मेन चीज़ है जैसे प्रोटीन है, आरएनए, इसका फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है, G1 फेज में हो जाता है। तो मेनली याद रखना है इसमें ये ग्रोथ फेज है, कैसी है, G1 ग्रोथ फेज होती है, और इसमें सेल ग्रोथ करती है, क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है। और डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो भी मशीनरी चाहिए, ठीक है, वो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उन सब का फॉर्मेशन G1 फेज में हो जाता है। सॉरी, या तो कोई समस्या नहीं है। G1 फेज बिल्कुल ध्यान रखना, ये इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, और डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो भी प्रोटीन वगैरह आरएनए की रिक्वायरमेंट है उन सब का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात कर रहे हैं G2 फेज की, किसकी बेटा, तो G2 फेज देख लो, सॉरी G2 क्या है, G1 फेज S फेज, कौन सा आएगा, S फेज, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस फेज की। तो इसमें याद ध्यान रखना है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है, मेन पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। अब यहाँ पर क्या करता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और सेंट्रियोल जो साइटोप्लाज्म, ये तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। और अगर हम देखो ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर ये डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर हमने बताया था सेंट्रियोल होता है, क्या होता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल डिवाइड करके कितने सेंट्रियोल बना लेगा, 2 सेंट्रियोल बना लेगा, ठीक है। तो सेंट्रियोल का डिवीजन होता है, किसका डिवीजन होता है, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेशन, ठीक है। और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और बाहर साइटोप्लाज्म की हम बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में किसका रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। ध्यान रखना बेटा कि एस फेज में किस का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, एक सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये हो गई हमारे एस फेज। अब हम बात कर रहे हैं G2 फेज की, किसकी, G2 फेज की। देखो G2 फेज, ठीक है, देयर इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, विच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ग्रोथ फेज है, इसमें भी क्या होता है बेटा, माइटोसिस है, सेल डिवाइड करेगी, तो इसके लिए किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। देखो इसके बाद कौन सा स्टार्ट हो रहा है वाला है, माइटोसिस फेज स्टार्ट होने वाला है ना। तो माइटोसिस फेज के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर माइटोसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के, उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी G2 फेज। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ एक ध्यान रखना इसमें इम्पोर्टेंट, डुप्लीकेशन, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, डुप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स है उनका क्या हो जाता है बेटा, डुप्लीकेशन हो जाता है। जितने भी देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब का क्या होता है, यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। तो याद रखना, एक तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है ये, और सेल ऑर्गेनल्स है उनका डुप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है। तो एक ये G0 फेज क्या है सर, अच्छा देखो ये G0 फेज क्या है, ये देख लेते हैं। देखो कुछ सेल ऐसी होती है जो कंटिन्यू डिवाइड नहीं करती है, ठीक है ना। तो जो सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड नहीं करेगी तो वो हम इसको रेस्टिंग स्टेज में करते हैं। जिस सेल को डिवाइड नहीं करना है वो G0 फेज में चली जाएगी। अब G0 फेज में चली गई तो वो सेल डिवाइड
नहीं करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम सेल डू नॉट डिवाइड, और या फिर हम कह सकते हैं कभी कभी डिवाइड कर रही है, में डिवाइड occasionally. These cells do not divide and further and exist in G1 phase to enter on the inactive stage called quiescent stage. इसको क्या बोलते हैं, तो जो कुछ सेल्स होती है जो डिवाइड नहीं करेगी अब या कभी कभी डिवाइड करती है, वो किस में चली जाती है, G0 फेज में चली जाती है। क्या कर लेते हैं, ये एक तरह का इनएक्टिव फेज है। कैसा है, इनएक्टिव फेज है। ठीक है बेटा, तो जो सेल डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, तो वो किस में चली जाएगी, G0 में। रेस्टिंग फेज हो गया, ये क्या हो गया, रेस्ट, वो इनएक्टिव फेज है। ये हो गई हमारे तीनों से इंटरफेज की बात। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट में समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो इधर देखना, यहाँ पर मैं बात एक चीज़ बना रहा हूँ कि ये सेंट्रोमियर, ठीक है, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर बताओ मुझे। 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको, तो हम लिख देंगे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर डीएनए कितने हैं, तो जितने क्रोमोसोम्स है उतने डीएनए हमारे इसमें। ठीक है, तो डीएनए नंबर पूछ ले आपको, तो डीएनए नंबर क्या है बेटा, 2C। अब C क्या है यहाँ पर, C ध्यान रखना, नंबर ऑफ डीएनए मेजर इन पिकोग्राम। नंबर ऑफ डीएनए, अगर आपको डीएनए के नंबर को मेज़र करना है तो किस में करते हैं, पिकोग्राम में। पिकोग्राम में हमने क्या ले लिया, C, मेजर इन पिकोग्राम। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, किसमें मेज़र किया जाता है, पिकोग्राम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स नंबर 2 है, डीएनए नंबर भी कितने हैं, 2C है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप किस में मेजर करोगे, पिकोग्राम में। चलो अब मेरे को एक बात कंडीशन बताना, अभी ये हो गया, अब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। सपोज करो क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो ये इस तरीके से कंडीशन बनेगी। अब मुझे इस कंडीशन में बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। देखो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये दो जो बने इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। देखो नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, डीएनए नंबर भी कितने हैं, 2C। हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, चलो डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया। अब इस कंडीशन में पूछूं मैं आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं बेटा, क्रोमोसोम्स नंबर 2 ही है। ठीक है ना, देखो जितने याद रख लेना, जितने हम बात करेंगे जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ सेंट्रोमियर कितने हैं, 2, तो जितने सेंट्रोमियर आपको दिखाई देंगे उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर आपको अब मैं यहाँ पूछ लो डीएनए नंबर, तो कितने हो गए, अब यहाँ पर 4 हो गए, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे बेटा, तो 4C। क्या हो जाएगा, तो डीएनए नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 4C। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सिस्टर क्रोमेटिड हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद ही किसका फॉर्मेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है। और इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स नंबर 2 है लेकिन डीएनए के नंबर कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4। चलो ये ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, बाकी के हम कल देखेंगे एम फेज। थैंक यू वेरी मच।